हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में कहीं भी सुधार की कोई गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा एनवायरनमेंट से संबंधित और पर्यावरण व सतत विकास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब एक ही वीडियो में हम लेकर आए हैं। और ये वीडियो हो जाएगा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पर्यावरण व सतत विकास से संबंधित। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण से अभिप्राय। पर्यावरण से क्या अभिप्राय हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। और 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर का अस्तित्व है उसको पर्यावरण कहा जाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है उनको पर्यावरण कहा जाता है। भौतिक, जैविक या सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है उनको जो है पर्यावरण कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका उपयुक्त सभी। यानी आप कह सकते हैं आपके तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाते हैं। इन सभी से मिलकर ही जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका पर्यावरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, और आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए है ये हो जाता है पर्यावरण। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चारों ओर से घिरे हुए। ठीक है, ये आपको देख लेना है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी या पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं और उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। उसको जो है पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण को वातावरण या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति, जीव या पौधे रहते हैं और वो कार्य करते हैं। ठीक है। पर्यावरण शब्द भौतिक और जैविक दुनिया के सभी तत्वों, साथ ही इनके बीच संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है पर्यावरण से। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2 और 2 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण किससे बनता है? जीव या घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, जैव अजैव घटकों से, या फिर उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी। पर्यावरण जो बनेगा वो आपका जीवीय घटक भी उसमें हो जाते हैं, भू आकृतियाँ घटक भी हो जाते हैं और आपका अजैव घटक भी हो जाते हैं। उन सभी से मिलकर जो है बनता है पर्यावरण। और बात कर लेते हैं पर्यावरण के बारे में। तो जो आप पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे मिट्टी, पानी, जानवर, पौधे और अपने परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं। यह प्रकृति का उपहार है जो पृथ्वी पर जीवन को पोषित करने में मदद करता है। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। और ये है आपकी व्हाट इज ए बिल्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जो है कैसे बिल्ड किया जाता है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3 और 3 नंबर हमारा क्या कहता है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा वर्गीकरण का अंश नहीं है। परिचालन पर्यावरण हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, या फिर आपका जैविक पर्यावरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका परिचालन पर्यावरण। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। ये हो जाएगा सामान्यतः जो पर्यावरण है इसको भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। और बात करते हैं भौतिक पर्यावरण में, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जैसे भू आकृतियाँ हो गई, जलाशय, जलवायु, मिट्टी, चट्टाने, खनिज, ये आ जाते हैं आपके भू, ये आ जाता है आपके भौतिक पर्यावरण से संबंधित। सांस्कृतिक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है मानव की जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे धर्म हो गया, नैतिकता हो गई, प्रथाएं हो गई, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि जो ये गतिविधियाँ शामिल हो जाती है आपकी, ये हो जाता है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका, हो जाता है आपका जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत जो है जितनी भी आपकी वनस्पतियाँ होती हैं, जो जीव जंतु होते हैं, यानी जो जीव होते हैं, जैविक जो होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये हो जाती है आपकी जैविक पर्यावरण। ठीक है, 3 तरह के पर्यावरण आपने देख लिए हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दे कोट का जो है सही उत्तर आपको चुनना है, क्या हो जाता है।
और बात करते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की और ब्रेटलैंड रिपोर्ट आयोग प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल परिवर्तन और द लिमिट टू रिपोर्ट प्रकाशन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसको जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है और कैसे कैसे करना है ये आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। ये कब हुआ था? तो ये हो जाता है आपका 1992 में होता है आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ब्रेटलैंड रिपोर्ट की बात करते हैं, ये 1987 में हो जाती है, 1987 में। इसके बाद बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1989 में हो जाता है। और बात करते हैं द लिमिट टू ग्रोथ की। तो द लिमिट टू ग्रोथ ये हो जाती है आपकी 1972 में। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 72 वाला। तो 72 वाला हो जाता है आपका 4, और 4 आपका पहले नंबर पे होगा, तो इसमें नहीं है और आपका बाकी 3 में दिया गया है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका 87। 87 पे आपकी ब्रेटलैंड रिपोर्ट, तो आपका आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा आपका। और ये आ जाएगा पहले पे आ जाएगा 4, दूसरे पे आ जाएगा 2 और तीसरे पे 3, फोर्थ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये आपका जो है करेक्ट हो जाता है। और यहाँ समझ लेते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से। द लिमिट ग्रो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हो जाता है। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन ये 1989 में हो जाता है। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये आपका 1992 से हो जाता है। और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं धारणीय विकास से संबंधित। और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये हो जाएगा आपका धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। किसका ये संवेदनशीलता का विषय है, ये आपको देख लेना है। बात कर लेते हैं आपका प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका धारणीय विकास या सतत विकास। इसको आप सतत विकास भी कह सकते हैं और धारणीय विकास भी कह सकते हैं। इस शब्द की जो व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED, हर जगह आपको ये ही लिखा हुआ मिल जाएगा, WCED, इनके द्वारा जो एक रिपोर्ट में अवर कॉमन फ्यूचर में इसकी जो है बात की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अवर कॉमन फ्यूचर में जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें जो है इसकी बात की गई थी। और ये आपका वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जो घोषित हुआ था, क्या? एजेंडा 21। और ये रियो की घोषणा हुई थी इसमें। और इसके प्रति पूर्ण समर्थन इसने व्यक्त किया था। बात कर लेते हैं इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो था आपका सतत विकास, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं सतत विकास से। तो ये क्या हो जाता है सतत विकास या धारणीय विकास? धारणीय विकास विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। ये हो जाता है आपका धारणीय विकास। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये क्या सतत विकास के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, और 6 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी। सतत विकास के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और ये क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? क्या नहीं बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय या फिर ज्वालामुखी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, और 7 का हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो ये हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। ये आपका उनको नहीं बढ़ाता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये 8 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो जाती है? कार्बन चक्र हो जाता है, हाइड्रोजन चक्र हो जाता है, जल चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका जल चक्र। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र में निभाई जाती है।
और ये हो जाएगा आपका जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, और 9 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या फिर ताप क्रम पर। वर्षा की मात्रा आपसे पूछी गई है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बी। वायुमंडल की में जो आपकी नमी होती है उस पर जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। और यहाँ इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है, और उच्च तापमान पर वायुमंडल में अधिक जल वाष्प हो सकता है जो भारी वर्षा की संभावना को बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ये आपको समझ लेना है। और चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, या फिर जलमंडल। और इसका जो आंसर सभी जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। और ये हो जाते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्या हो जाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें हो जाती हैं? नाइट्रोजन हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य गैसें भी इसमें मौजूद हो जाती हैं। ठीक है, कितनी कितनी गैसें होती हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन कई बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, आर्गन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। इन चार गैसों से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही चीज़ आपको समझ लेनी है। नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछी जाती है तो ये हो जाता है आपका 78.08% हो जाती है। 78.08% हो जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95, ये जो आंकड़ा है ये आपसे पूछा जा सकता है। 20.95% हो जाती है ऑक्सीजन की। ऑर्गन की बात करते हैं, ये आपकी इतनी ही रहती है, और ये आपका आंकड़ा कभी नहीं बदलता है। 0.93% हो जाती है ऑर्गन की मात्रा। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आंकड़ा भी कभी नहीं बदलता, सब बुक में एक जैसा मिल जाएगा आपको, 0.036%। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बाकी कैसे ही इनसे जो है क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। यहाँ केवल अगर क्वेश्चन बनता है तो केवल आपका नाम से क्वेश्चन बनेगा कि ये गैसें वायुमंडल में होती है या फिर नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वायु एक है। वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर विद्युत अपघटक है। तो वायु जो है ये एक मिश्रण हो जाता है, क्योंकि वायु में जो है बहुत सारी गैसें आपकी सम्मिलित रहती हैं। और इससे बनने वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाता है? वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस वायु में जो है सभी तरह की गैसें मौजूद हो जाती हैं, और इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए ये आवश्यक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ये आपका क्या कहता है? निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैस की बात हो रही है, और ये आपकी कौन सी जो है जो वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, या फिर नियोन। क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है ये समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। और ये जो आपका सी है, यानी आप रेडोन की बात करेंगे तो जो आपकी रेडोन है ये एक रेडियो एक्टिव नोवेल गैस है, और ये जो है शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये आपका क्या कहता है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 21%, 27%, 50%, या फिर आपकी 78%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13, और 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 78%। और यहाँ आप मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, ये हो जाता है आपका ग्राफ। और यहाँ आप देख सकते हैं 78% हो जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 20.95 हो जाती है, और आर्गन की बात करेंगे तो ये आपका 93% हो जाती है, 0.93%। और इसके बाद अदर गैसें जो हैं वो हो जाती हैं 0.17%।
और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये भी आपसे पूछी जाती है, 0.36% हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं बड़े अच्छी तरह से। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 14। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका हो जाता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। क्वेश्चन एक ही होता है, उसको जो है एग्जामिनर बार बार अलग अलग तरह से पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। ये क्वेश्चन जो है पिछले वाला क्वेश्चन ही है, और उसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया है। तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह नाइट्रोजन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। और 16 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसकी कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, जलवाष्प की या फिर ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे या वनस्पति नहीं पाई जाएगी तो आपकी जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ये आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधों का कौन सा कार्य नहीं है ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, तो ये तो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। शोर का अवशोषण करना, शोर का अवशोषण भी पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए जो है सड़क के किनारे अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि वो प्रदूषण का भी अवशोषण करें और आपका शोर का भी, जितना गाड़ियों से आपकी आवाज़ आती है, उनका जो धुआं होता है उसका सब का अवशोषण कर लेते हैं। इसीलिए सड़क के किनारे जो है ज़्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं। बात करते हैं वायु का प्रदूषण, तो वायु का प्रदूषण ये नहीं करता है। पेड़ पौधों का ये काम नहीं है वायु का प्रदूषण करना। ऑक्सीजन की विमुक्ति, तो ये आपके ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी। वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। और बात कर लेते हैं पेड़ पौधों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की, इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं, ये जो आपका पेड़ पौधे होते हैं ये धूल को हटाकर वायु को छानते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। पेड़ों द्वारा आपका दवाइयाँ, भोजन, कपड़े, सुरक्षा तक के सभी पेड़ों के जो बहुत से फायदे हैं। और पेड़ों की खासियत यह है कि इसका कोई भी हिस्सा अनुपयोगी नहीं होता है। पेड़ों के सभी हिस्से जो है उपयोगी होते हैं, चाहे वो पत्तियाँ हों, चाहे वो तना हो, और चाहे बीज, फल, फूल, सब इंसानों को प्रकृति के लिए बहुत से फायदे भरा होता है। क्योंकि किसी चीज़ की पत्तियाँ खाई जाती है, किसी का तना खाया जाता है और किसी की जड़ खाई जाती है। इसलिए पेड़ों की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। और 18 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। अपेक्षा का विचार संबंधित है। अपेक्षा का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, प्राकृतिक क्रिया को चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 18। और 18 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। अपेक्षा का जो विचार है ये एक प्राकृतिक क्रिया को चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 19। 19 नंबर हमारा क्या कहता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? धारणीय विकास का, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका गरीबी कम करना। गरीबी कम करना सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी धारणीय विकास ये पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा, वातानुकूल ये भी हो जाएगा, और कागज के थैलों का प्रयोग ये भी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। लेकिन गरीबी कम करना कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन काहिरा में किया गया था, रियो में, डरबन में या फिर क्योटो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था आपका रियो में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे ही जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
ये हो जाएगा आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। इसके आपको ये ईयर याद रखना, ये हो जाता है आपका 1992, ठीक है। और इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें दुनिया भर के देश के पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछा जाता है 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, तो ये आपका 1992 में हो जाता है। और ये एक और क्वेश्चन है जो इससे से बनता है आपका, ये हो जाता है आपका पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन प्लस आयोजित हुआ था, ये कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1999 में या 1997 में। यहाँ आप समझ सकते हैं पहला जो आपका हुआ था ये होता 1992 में, तो +5 की बात हो रही है तो ये हो जाता है आपका +5 करने के बाद 1997 में, ठीक है। इस तरह से जो आपका पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ था ये आपका हो जाता है डी, यानी 1997 में, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं, और क्यों बनते हैं ये हम समझ लेते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, और उसके ठीक 5 वर्षों बाद यानी 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन किया था। कब किया था? 1997 में किया था। और रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से इसको जाना जाता है। और यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, और इससे ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। रियो की बात करेंगे, जो आपका रियो डी जेनेरियो था ये आपको 1992 में हुआ था, और इसके बाद 1997 में हो जाता है दूसरा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22, और ये क्या कहता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, नीरी आपका कहाँ अवस्थित हो जाता है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ईयर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका बेंगलोर में हो जाता है, हैदराबाद में हो जाता है, नागपुर में, या फिर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका नागपुर। आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये आपका नागपुर में संबंधित हो जाता है। और इससे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, ये आपका महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। और नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीरी की बात करते हैं, ये आपका 1958 में, ये आपसे ईयर पूछा जा सकता है 1958, भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया वित्त पोषित संस्थान था, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नीरी से क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाता है हमारा 23, और 23 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन वही है, केवल आपसे लैंग्वेज चेंज करके दे दिया गया है। और ये आपका कब हो जाता है? तो ये आपका 1998 में नागपुर में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका जवाब आप फटाक से दे सकते हैं। और ये हो जाता है आपका नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 24। 24 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय ये आपका जेनेवा में हो जाएगा, रोम में हो जाएगा, सिडनी में, या फिर टोक्यो में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जेनेवा में। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इससे बनने वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, ये हो जाता है आपका WMO। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार हो जाती है। WMO की जो स्थापना ये आपसे पूछी जा सकती है 1950 में हुई थी, और इसमें 193 सदस्य राज्य हो जाते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कितने देश हैं ये आपको याद रखने, 193 हो जाते हैं। और इसका जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो है अभी करंट का क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये आपका इम्पोर्टेंट, आप इसको कर सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। सेलेस्टो सोलो इनका नाम हो जाता है। और ये हो जाता है आपका WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। और 25 नंबर हमारा क्या कहता है? पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1986 में, 1981 में, 1987 में या 1978 में? ये हो जाता है आपका 1986 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया था। और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भी जो है सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हो जाता है, और ये भी आपका जो है 1986 हो जाता है। ठीक है, ये जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपसे 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 नंबर क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या फिर इको संरक्षा नियम? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका 7 छाता विधान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाता है ये, यानी छाता विधान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? NGT की बात हो रही है। NGT आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NGT की जो स्थापना ये हुई थी आपकी 2010 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। NGT की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये आपका क्या हो जाता है? NGT का पूर्ण रूप क्या है? NGT का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा, नेशनल जनरल ट्राइब हो जाएगा, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल हो जाएगा या नेशनल ग्रीन ट्राइब हो जाएगा? तो NGT का जो पूर्ण रूप है ये हो जाता है आपका ये, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, NGT के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको NGT कहा जाता है। इसकी जो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए ये इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ से आपने समझ लिया NGT की आपसे स्थापना पूछी जा सकती है, और इसका जो नाम पूछा जा सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपने देख लिया है क्वेश्चन के माध्यम से। ये हो जाता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30 नंबर हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी NGT का प्रभावी हुआ था, ये कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था आपका अक्टूबर 2010 में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30, और 30 का करेक्ट आंसर हो जाता है ये, यानी राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ये आपका अक्टूबर 2010 से प्रभावी हो गया था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं। और ये जो वीडियो था हमारा, ये था हमारा पर्यावरण से संबंधित। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्टडी विद LECELX पर। वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।